हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जूम क्लास ऑफ इंग्लिश 101। आज हमारा जो टॉपिक है वो लेसन नंबर 6 से शुरू होता है। सबसे पहले रीडिंग स्किल्स हैं और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है। ये आपका एक्टिविटी है, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, ये भी कर लेनी है। मेन आइडिया वगैरह जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है ये उसकी एक्सरसाइज है। अच्छा जी, जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो सबसे पहले इसका आता है सिनोनिम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज़ हैं 4 से 5 एमसीक्यूज़ या उससे ज़्यादा भी, या क्वेश्चन आंसर में शॉर्ट में भी कभी कभार एक या दो पॉइंट दे देता है आपको सिनोनिम्स बनाने के। तो सिनोनिम्स वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग, जो हम अल्फाज होते हैं यानी कि एक जैसे अल्फाज होते हैं उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। ठीक है, जो हम मायनी अल्फाज होते हैं तो उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए और आपने इसकी तैयारी भी करनी है कि सिनोनिम्स अगर आपके पेपर में आते हैं तो आपको उसका पता होना चाहिए कि वो सेम मीनिंग के वर्ड्स होते हैं। तो इंग्लिश में आएंगे आपको और इंग्लिश में मीनिंग लिखनी होंगी आपको उसकी। अच्छा जी, जैसे कि ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, उनके मशीन का मतलब होता है डिवाइस। ये मशीन है, उसका सिनोनिम्स है डिवाइस। ठीक है, इसी तरह आपको बताया बाकी वर्ड भी बताया हुआ है। डिज़ाइन का मतलब डिवाइस है, अलॉट का मतलब अ ग्रेट डील है, एरर्स का मतलब मिस्टेक्स है, सॉल्व का मतलब फिगरिंग आउट है। तो इस तरह के आपके सिनोनिम्स आते हैं। ये नहीं कि इसी बुक से और यही आएंगे आपको, वो अपने आप से भी दे सकता है। ठीक है, और ज़्यादातर अपने आप से ही देते हैं वो। तो आपको जनरली सिनोनिम्स की जो है पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ होते हैं, और उसकी आपको प्रैक्टिस भी अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एंटोनियम्स वर्ड्स विद एन अपोजिट मीनिंग, यानी अल्फाज मुतज़ाद जिसे हम उर्दू में कहते हैं उसे हम इंग्लिश में एंटोनियम्स कहते हैं, यानी वर्ड्स का अपोजिट मीनिंग, यानी गुड का बैड, बैड का गुड, इसी तरह यंग का ओल्ड, ओल्ड का यंग, इस तरह। तो आपने इनको करना है। अभी जिस तरह हमारे पास एग्जांपल्स है कि ओल्ड का क्या है, मॉडर्न। अब आपने बेस्ट सूटेबल जो ऑप्शन आपके पास उसमें जो आपको एमसीक्यूज़ देगा या आपके माइंड में जो होगा आपने उसको लिखना है। अ फ्यू का मतलब है सर्वल, टू इंक्लूड का मतलब है कट आउट, उसके बाद कंटेम्प्रेरीज का मतलब है प्रोसीजर्स। तो इस तरह के वर्ड्स आपको आते हैं, यहीं से नहीं आने। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ से नहीं आते, वो खुद से ज़्यादातर देते हैं आपको। तो आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि सिनोनिम्स क्या होते हैं और एंटोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम्स हमारे यानी सेम मीनिंग के वर्ड्स होते हैं, और एंटोनिम्स अपोजिट यानी उलट मीनिंग के वर्ड्स होते हैं। तो इससे कि आपने भरपूर तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पेपर में ज़रूर आते हैं ये। तो आपके इसमें 3-4 नंबर तो पक्के हैं आपके, अगर आप ये कवर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद हमारे पास ये कुछ आपने रीड आउट करना है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं उनको जो पिछले प्रीवियसली हमने पढ़ी हैं। उसके बाद है वर्ड फॉर्मेशन, कि एक वर्ड बनता कैसे है, इंग्लिश के वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं। एन इंग्लिश वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक इंग्लिश का लफ्ज़ जो होता है वो 3 हिस्सों में बांटा जाता है, प्रीफिक्स, स्टेम और सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स मीन्स बिफोर एंड देयरफॉर इट वर्ड कम्स बिफोर द स्टेम। तो स्टेम से पहले जो वर्ड आएगा, शुरू का जो आपका वर्ड होता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, यानी प्री पहले। ठीक है, एग्जाम्पल है consider an example, the prefix d meaning reduce or reverse is a word like dematize, to deprive और magnetism। तो ये जो वर्ड है हमारे पास रिड्यूस और रिवर्स, इसका मतलब है डिमेटाइज और डिप्राइव मैग्नेटिज्म, यानी कि रिवर्स की मीनिंग में आता है। जो रिड्यूस वर्ड है उसका मतलब कम है, और रिवर्स का मतलब पीछे जाना, यानी कम करना। तो दोनों का सेम मीनिंग बनता है। ठीक है, तो इस तरह री आ गया, और री वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद सफिक्स है। सफिक्स इज़ वर्ड अटैच टू द एंड ऑफ द स्टेम। स्टेम यानी जो मिडल पॉइंट होता है वर्ड का, उसको जो अटैच करता है, यानी एंड वाले अल्फाज जो हमारे होते हैं हम उसको सफिक्स कहते हैं। कंसीडर एन एग्जांपल द सफिक्स ई आर, यहाँ पे ई आर को यूज़ किया गया है। मीनिंग समवन हु, इसका मतलब है कोई। इन प्रोग्रामर, प्रोग्राम और मर, एम ई आर आता है एंड में। ठीक है, तो ई आर का यूज़ किया गया। तो प्रोग्राम एक जो कोई बनाने वाला जो होगा उसको हम प्रोग्रामर कहेंगे। तो जो ई आर लगा है उसका मतलब है पर्सन, ये जो प्रोग्राम बनाएगा। तो इस ई आर को यहाँ पे यूज़ किया गया है एज अ सफिक्स। बोथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर रेफर टू अफिक्सेस। तो जो प्रीफिक्स सफिक्स को हम दोनों को रेफर करते हैं एज अ अफिक्सेस। तो ये आपका एमसीक्यूज वगैरह इस तरह का आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अफिक्सेस क्या होता है।
उसके बाद स्टेम, द स्टेम ऑफ अ वर्ड इज़ इट्स बेसिक फॉर्म, जो बेसिक फॉर्म होती है एक वर्ड के अंदर उसे हम स्टेम कहते हैं। द फंडामेंटल एलिमेंट्स विच इज़ कॉमन टू ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ड, जो बकाया अल्फाज के जो फंडामेंटल हैं, उन बुनियादी अकायद हैं, उनके साथ वो सेम होता है। अ प्रीफिक्स इज़ अ फॉर्म विच इज़ फिक्स्ड टू द बिगिनिंग ऑफ द स्टेम, अ सफिक्स इज़ द फॉर्म विच इज़ फिक्स्ड एट टू द एंड ऑफ द स्टेम। तो जो प्रीफिक्स होता है और हमारे पास सफिक्स होता है, ये आपके जो हैं वो फिक्स होते हैं पहले से, ठीक है। तो उसमें आप स्टेम का चेंज करके उसकी मीनिंग चेंज कर देते हो और वो अलग अलग यूज़ होते हैं। जो आपका प्रीफिक्स है और सफिक्स है उससे आप डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो, इसलिए स्टेम चेंज हो जाता है। लेकिन प्रीफिक्स और सफिक्स को हम लोग एज आ क्या नाम है फिक्स वर्ड कहते हैं, क्योंकि वो फिक्स होता है, उसकी वजह से हम लोग नए वर्ड्स बना सकते हैं। हम स्टेम की जगह चेंज करते हैं बस। अच्छा जी, उसके बाद एग्जांपल दिए गए, स्टेम आप कर लें मैयर्स है, सफिक्स जो है मैयरेबल है, और जो प्रीफिक्स है आपके पास वो है इमैयरेबल। तो इस तरह के वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, यानी ये बीच का वर्ड है जो आपके पास बेसिक वर्ड आएगा, वो आएगा आपके पास मैयर। अब हमने मैयरेबल लिख दिया, सफिक्स बन गया, अगर क्योंकि हमने एंड में लगा दिया एबल, ठीक है, एंड में आपने यूज़ किया एबल, तो एबल आप यूज़ कर रहे हैं एज आ सफिक्स जो हमने एंड में यूज़ करना था। और जो शुरू में हमने यूज़ किया वो आई एम है, इमैयरेबल यानी कि ना मैयर करने वाला। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं आपके पास वो आपने बनाने हैं, या इस तरह के वर्ड्स आपके पास आते हैं तो एमसीक्यूज़ में तो आपसे पूछ लेगा कि ये एक वर्ड है, ठीक है, मैयरेबल, इसमें सफिक्स क्या है, इमैयरेबल इसमें प्रीफिक्स क्या है, या स्टेम क्या है। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ भी बनकर आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में हैं तो उसमें पूछ सकता है कि आप हमें एक वर्ड है मैयर स्टेम दिया हुआ है, उसका सफिक्स बनाओ और प्रीफिक्स बनाओ, एक से ज़्यादा भी कह सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद है अ प्रीफिक्स यूजुअली चेंजिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड वाइल अ सफिक्स यूजुअली चेंजिंग इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो हमारा प्रीफिक्स है वो एक वर्ड के, एक अल्फाज के मायने को चेंज कर देता है, और जो सफिक्स है वो पार्ट ऑफ स्पीच, जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब वगैरह, उनको चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल द सफिक्स एबल चेंजेस वर्ब्स इनटू एडजेक्टिव। जो हमारे पास सफिक्स है एबल, ठीक है, एबल एक सफिक्स है, तो मैयरेबल, काउंटेबल, ठीक है, इस तरह के वर्ड आते हैं तो वो इससे बनते हैं। चेंजेस दी वर्ब इनटू एडजेक्टिव, ये हमारे वर्ब को, काम करने को एडजेक्टिव में चेंज करता है। जैसे ब्रेकेबल, इंजॉयबल, ब्रेक एक आपका वर्ब है, उसको एडजेक्टिव में चेंज करने के लिए हमने एबल लगा दिया, सफिक्स लगा दिया, तो क्या बन गया ये ब्रेकेबल। और इंजॉय आपका वर्ब है, एक्शन है आपके पास, उसको इसने चेंज कर दिया है इंजॉयबल में, और उसको चेंज कर दिया वर्ब को एडजेक्टिव में। तो इस तरह आपको आना चाहिए, ये आपकी बेसिक नॉलेज है इस चीज़ की। द प्रीफिक्स आई एम चेंजेस द मीनिंग टू द अपोजिट। तो जो आई एम प्रीफिक्स है ये क्या करता है, ये वर्ड की मीनिंग को अपोजिट यानी उलट कर देता है, ठीक है। मैयरेबल मीन्स केपेबल ऑफ बीइंग मैयर्ड, इमैयरेबल मीन्स नॉट केपेबल। अब मैयरेबल का मतलब है कि आप गिन सकते हैं, जैसे हमने पहले बताया था मैंने आपको, और मैयरेबल का मतलब है कि नहीं गिन सकता। तो वर्ड का मीनिंग ही उल्टा हो गया, एक कह रहा है गिनना और उल्टा जब आपने आई एम लगा दिया तो कह रहा है कि नहीं गिन सकते इसको। तो वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये प्रीफिक्सेस हैं, कुछ कैसे एक्ट कर रहे हैं ये आपने इनको रीड आउट कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए प्रीफिक्स की, सफिक्स की, ठीक है, कैसे हम उनको ज्वाइन वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद है बोथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस रेफर टू एज अफिक्सेस, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अफिक्सेस की डेफिनेशन यहाँ दोबारा हम पढ़ रहे हैं, और ये आपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को हम जब रेफर करते हैं तो हम उनको अफिक्सेस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, और ये उनके डिफरेंट फॉर्म है कि हम सफिक्सेस को और प्रीफिक्सेस को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपने रीड आउट कर लेनी है। अब हमारे पास है नाउन, नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस। नाउन को हम लोग कैसे जो है सफिक्सेस में यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद प्रोनाउन आएगा और डिफरेंट वर्ब, हम जो जितने भी हम यूज़ कर सकते हैं उनको यूज़ हम करना यहाँ सीखेंगे। और ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनको रीड आउट ज़रूर करें ताकि आपको पता हो कि नाउन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वर्ब में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, पहला सफिक्स है ANC, और इसका मतलब होता है स्टेट। तो परफॉर्मेंस, ये यहाँ पे एंड में हमारा यूज़ हुआ है सफिक्स, ठीक है, ये एंड में देखेंगे आप, तो ये देखें
MANCE, ठीक है, ANCE। तो परफॉर्म M तक आ गया और ANC आपका सफिक्स लग गया, तो परफॉर्मेंस बन गया। इस तरह आपको मीनिंग आनी चाहिए, आप रीड आउट कर लें सारा, ताकि आपको जो है वो डिफरेंट सफिक्सेस का मीनिंग पता हो, और अगर आपसे पेपर में पूछता है तो आप उसके मीनिंग के मुताबिक काफ़ी वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब वर्ब के अंदर कैसे यूज़ किया गया है देखें। अगर आप यूज़ करें 88, ठीक है, तो ऑटोमेट, एक्टिवेट और कैलकुलेट, ठीक है, और इसका मीनिंग है टू मेक। अब ये सारे वर्ड का मीनिंग है, IZE हो गया, EN हो गया, FI हो गया, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, हार्डन, विडन, कंप्यूटराइज। इन वर्ड्स को यूज़ करके इनका मीनिंग एक ही है और वो है टू मेक, ठीक है। तो इनसे हम जैसे वर्ब को हम कैसे सफिक्स में बना सकते हैं वो हमें यहाँ बताया जा रहा है। उसके बाद एडवर्ब में अगर आप LY लगा लेंगे, इसका मतलब है इन द मैनर ऑफ हेल्पफुली, यानी कि ये मदद करने के काम आता है, मदद करने की मीनिंग में आता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिकली, लॉजिक को हम समझने के लिए हमें लॉजिकली बात करनी पड़ती है, इसी तरह के वर्ड्स हमारे एडवर्ब में यूज़ होते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव में है, ठीक है, यह सब आपने रीड आउट कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि आपको MCQs में हेल्प हो सके। अब आगे हमारे पास जो अगला है हमारे पास पॉइंट, वो है लोकेटिंग बेस वर्ड्स। हम जो है वो वर्ड को कैसे बेस करें। इट्स समटाइम डिफिकल्ट टू लोकेट बेस वर्ड्स बिकॉज देयर स्पेलिंग फ्रिक्वेंटली चेंजेस व्हेन सफिक्सेस आर एडेड टू देम। जब सफिक्सेस को हम लोग एक बेस वर्ड के अंदर डालते हैं तो उसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है, तो बेस वर्ड को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने पीछे से कहा, स्टेम जो होता है वो बेस वर्ड होता है। इफ़ अ बेस वर्ड एंड्स इन ई, अगर बेस वर्ड ई के साथ एंड हो रहा है, द ई मे बी ड्रॉप्ड, ई को हम लोग ख़त्म कर देंगे व्हेन अ सफिक्स इज़ एडेड, जब इसके अंदर हम सफिक्स डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मिच्योर लफ्ज़ है तो आप इसमें क्या करोगे, ई को जो है वो ख़त्म कर दोगे। यहाँ मिच्योर जो लफ्ज़ है उसके अंदर आप ई को ख़त्म करके IT और Y लगा दोगे, तो ये बन जाएगा मिच्योरिटी। तो इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा, मिच्योरिटी बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम इसके जो बेस वर्ड है उसको लोकेट कर सकते हैं। जैसे मिच्योर है, ITY एंड में आया तो उसका मतलब है यहाँ पे ई लगेगा, ठीक है। तो मिच्योर जो है इसका बेस वर्ड है। इसी तरह इफ़ अ बेस वर्ड एंड्स विद Y, अगर एंड के साथ Y लगेगा तो Y में भी चेंज इनटू I, तो हम Y को जो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे I में। जब हम सफिक्स को ऐड करेंगे इस वर्ड में, कोई भी अगर Y एंड कर रहा है, जैसे हारमोनिक वर्ड है तो हम Y को ड्रॉप करके प्लस OUS लगा देंगे, हारमोनियस, ठीक है। इसी तरह बेस वर्ड में अंडरगो ईदर अदर स्पेलिंग चेंजेस व्हेन सफिक्सेस आर एडेड, तो इस तरह डिफरेंट स्पेलिंग चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लोग जो है सफिक्स ऐड करते हैं। जैसे आपके पास वर्ड है रिक्लेम प्लस एक्शन, तो इन दो वर्ड से हमने बनाया रिक्लेमेशन। देन आई इन रिक्लेम इज़ ड्रॉप, इसमें क्या किया गया, आई जो है वो ख़त्म किया गया, ठीक है। ये स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने दो वर्ड यूज़ किए हैं, रिक्लेम एंड एक्शन। तो उसमें हमने चेंज कर दिया है आई को गिरा के, जो रिक्लेम RECLAI है ना, तो आई को ख़त्म करके हमने वहाँ पे उसको एक्शन के साथ मिला दिया। और एक्शन में आप देखें तो C नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एशन है, तो रिक्लेमेशन बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरह आपने वर्ड लोकेट करने हैं और डिफरेंट चेंजेस होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ लिया है कि ई को ड्रॉप करेंगे तो ITY आ जाएगा, और अगर हम लोग जो है Y को ड्रॉप करते हैं तो IOUS आ जाता है। इसी तरह हम लोग दो वर्ड्स को मिला के भी स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं जब हम सफिक्स ऐड करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि ये हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सफिक्स बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज दी गई है, इसको आपने ज़रूर करना है ताकि आपको जो है एक प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। लोकेट द बेस वर्ड, हमने यहाँ पे बेस वर्ड ढूंढने हैं, ठीक है, और उनकी मदद से हमने ये हल करना है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने ज़रूर करना है। उसके बाद अगला भी आपकी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटियाँ दी गई हैं ताकि आप जो आपने पढ़ा है अभी उसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें, ठीक है। हम रीकैप कर लेते हैं एक बार हमने क्या पढ़ा। इंग्लिश वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रीफिक्स, स्टेम और सफिक्स। ये आपका रीकैप है सारा कि आपने क्या पढ़ा है आज। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 है वर्ड फॉर्मेशन। अ प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेम बेस वर्ड्स इन untrue the prefix is un and the stem base word is true। तो यहाँ prefix की दोबारा डेफिनेशन में बता रहा है कि हम stem में इसको ऐड करते हैं। जैसे untrue है तो un जो un है आपके पास वो जो है कि prefix है, और जो base और stem word हम कहते हैं वो true है।
तो वही चीज़ें दिखा रहा है आपको दोबारा। अब यहाँ पर प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, उनके जो मीनिंग हैं, और ये कुछ उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे कि हमारे पास अन है, उसका मतलब है नॉट नो। अब अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी। तो इस तरह आपको वर्ड दिए गए हैं ताकि आपकी और अच्छे से जो है प्रैक्टिस हो सके। तो ये आपने बिल्कुल ज़रूर रीड आउट कर लेने। अब है डिफाइनिंग वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने डिफ़ाइन किया गया है कि वर्ड्स को कैसे हम लोग जो प्रीफिक्सेस आता है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपकी वो एक्टिविटी है। अच्छा जी, उसके बाद ये नेगेटिव साइज़, लोकेशन, टाइम एंड नंबर पॉजिटिव, ठीक है। इनके अंदर प्रीफिक्स कैसे यूज़ होते हैं ये आपको सिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। वही है, ये अन है, सेमी है, इंटर है, और इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं। इनके मीनिंग्स भी लिखे गए हैं, लोकेशन भी दी गई है। उसके बाद है नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रीफिक्सेस। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं प्रीफिक्सेस के अंदर? तो अन जो हमने पहले पढ़ लिया नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डी है, एंटी है, एंटी अगेंस्ट होता है, डी का मतलब रिड्यूस होता है, रिवर्स होता है, अंडर का मतलब है टू लिटल। तो ये हमारे पास उसकी नेगेटिव फॉर्म आ गई है। और ये पॉजिटिव फॉर्म में अगर देखें तो सेमी हो गया, हाफ, पार्शली, इक्वल, मैक्सी, मैक्सिमम, बिग, माइक्रो, स्मॉल। इस तरह हमारे पास ये पॉजिटिव प्रीफिक्सेस हैं। और उनके आगे उसके एग्जांपल भी दी गए। सेमी का सेमी कंडक्टर हो गया, इक्वली का इक्वलेंट डिस्टिंग हो गया, मैक्सी का मैक्सी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो का माइक्रो कंप्यूटर, मिनी का मिनी कंप्यूटर। इस तरह उनकी एग्जांपल्स भी आपको दिए गए हैं। उसके बाद है प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन। प्रीफिक्सेस लोकेशन कैसी होती हैं? इंटर हो गया, इंटर का मतलब बिटवीन, तो आपको ये लोकेशन बता रहा है उस चीज़ की, ठीक है। सुपर का मतलब ओवर होता है, ट्रांस का मतलब अक्रॉस होता है, तो ट्रांसमिट यानी अक्रॉस, अमिट, ट्रांसफ़र, जिस तरह हम कहते हैं कि अक्रॉस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ है उस चीज़ का। बियॉन्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं आपको प्रीफिक्सेस में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे हमने नाउन में पहले पढ़ा था कि नाउन, प्रोनाउन, पर्सनल नाउन, कलेक्टिव नाउन, इस तरह जब हमने पढ़ा है उसी तरह हम प्रीफिक्सेस को भी अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, लोकेशन वाइज यूज़ कर सकते हैं, नंबर वाइज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारा जो है ये आपके अपने जहन में होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ में इस तरह के सवाल भी पूछ सकते हैं और आपसे 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसके बाद है प्रीफिक्सेस ऑफ टाइम एंड ऑर्डर। एंटी, प्री, ये जो हमारा एंटी होता है बिफोर होता है, प्री बिफोर होता है, प्राइम फर्स्ट होता है, पोस्ट आफ्टर होता है, रेट्रो बैकवर्ड पीछे की तरफ होता है, तो उसके प्रीफिक्सेस हैं। उसके बाद नंबर के हैं, जैसे हमने पढ़े हुए हैं कि मोनो, बाय, ट्राई का मतलब 3, क्वाड 4, पेंटा, हेक्सा, सैमटम, ऑक, डेक, मल्टी। तो इस तरह के जो है वर्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है, जो हम वर्ड्स में यूज़ करते हैं, हमने पढ़े हुए हैं पहले, ठीक है। उसके बाद अदर प्रीफिक्सेस कौन कौन सी हैं, उसके अलावा कौन कौन सी हैं? उसके अलावा प्रो है, ऑटो है, प्रो का मतलब 4 होता है, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। तो ये इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीफिक्सेस। अगर हम सेंटेंस में देखें कि हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो डिफरेंट वर्ड्स को हम लोग मिला के यूज़ कर सकते हैं। शुरू में और आखिर में लगा के हम वर्ड्स की मीनिंग चेंज कर सकते हैं। तो एक वर्ड्स के फॉर्म करने के लिए बेसिक, प्रीफिक्स, स्टेम और जो है आपका सफिक्स यूज़ होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसको आपने ज़रूर करना है। उसके बाद एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज आपने रीड आउट करनी है और ख़ुद करनी है, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स आ गए। सिनोनिम्स आर द वर्ड दैट हैव सेम ऑन नियरली द सेम मीनिंग। ये दोबारा वही रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल बिग, लार्ज, ह्यूज। सिनोनिम्स की डेफिनेशन दोबारा रिपीट गई है। फर्स्ट करेक्टर अब आया हुआ है। तो मोस्ट सिनोनिम्स हैव सिमिलर मीनिंग इन ओनली वन ऑफ दिस सेंसेस। अप्रोप्रिएट एंड एपीटी आर सिनोनिम्स व्हेन दे आर यूज इन टू इंडिकेट दी समथिंग इज़ फिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो ये डिफरेंट हमारे सिनोनिम्स कैसे यूज़ होते हैं ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि एपीटी जो है वो अप्रोप्रिएट का जो है सिनोनिम्स है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि कोई चीज़ हमारे लिए फ़िट हो या स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो, उसको हम लोग एपीटी यूज़ करते हैं। जैसे कि अप्रोप्रिएट आपके पास एक सिनोनिम्स है। ही मेड अप्रोप्रिएट रीमार्क, ये इसकी आपको एग्जांपल दी गई है आगे, ठीक है, कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक रीमार्क दिए हैं आपके, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं पता आपको। ही मेड एन अप्रोप्रिएट रीमार्क, तो आप उसको एपीटी भी लिख सकते हैं। अप्रोप्रिएट एंड एपीटी may be used to interchange to meaning fit, but they have other meanings that they do not share. For instance, APT may means likely, तो ये अलग मायने भी प्रोसेस करता है, लेकिन यहाँ पे वो उसको शेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप सिनोनिम्स जो यूज़ कर रहे हैं उसका एक ही मीनिंग ले रहे हैं। तो इसका मीनिंग फिट आ रहा है, लेकिन हम लाइकली भी यूज़ कर सकते हैं। बट अप्रोप्रिएट डज नॉट हैव दिस मीनिंग, लेकिन अप्रोप्रिएट का ये मीनिंग यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे है व्हेन ही इज़ नर्वस, ही इज़ अप्रोप्रिएटली का एपीटी यूज़ किया गया टू लाफ, तो फिट टू लाफ आ जाएगा यहाँ पे। उसका मीनिंग फिट आ रहा है, या लाइकली अगर आप बोलेंगे तो वो भी आ सकता है, लेकिन वो यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ।
इसी तरह एग्जाम्पल हैं। उसके बाद सेकंड करेक्टर है, सिनोनिम्स ऑफ्टन हैव शेड्स ऑफ मीनिंग इन एडिशन टू द मीनिंग दे शेयर। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ब्लेम एंड डिनाउंस आर सिनोनिम्स दैट आर रेफर टू एक्ट फॉर मेकिंग एन अनफेवरेबल जजमेंट। जब हम लोग जजमेंट यानी किसी को भी जज करते हैं किसी चीज़ पे और वो हम उसको फेवरेबल नहीं करते यानी कि वो नेगेटिव में होता है, तो हम जो है वो ब्लेम का वर्ड यूज़ करते हैं कि ये तो मुझे किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है जो कि मैंने किया ही नहीं है। हाउएवर टू ब्लेम इज़ टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एरर। तो ब्लेम हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा कोई एरर होता है या गलती होती है उसको फिक्स करने के लिए कि भाई ये जिम्मेदारी इस बंदे की थी, इसके ऊपर ब्लेम सारा जाता है। वेयर डिनाउंस इज़ यू टू स्टेट इंटेंस अप्रूवल इन पब्लिक। और जो डिनाउंस का जो वर्ड है वो अप्रूवल के लिए यूज़ होता है, डिसअप्रूवल के लिए कि ये बंदा इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं है पब्लिक में। इफ़ यू रिसीव अ लेटर इन योर लेटर बॉक्स दैट शुड हैव बीन डिलीवर्ड टू अ नेबर यू मे ब्लेम योर पोस्टमैन। तो अगर आपको कोई पोस्टमैन जो आपके हमसाए का पोस्ट है या कोई पार्सल है वो दे जाता है, तो आप जो है वो गलती सारी की सारी जो है वो पोस्टमैन के ऊपर डालेंगे या डिलीवरी बॉय के ऊपर डाल देंगे कि भाई इसने गलत जो है मुझे पार्सल दे आया है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसे। बट यू आर नॉट लाइकली टू पब्लिकली डिनाउंस द पोस्टल एम्प्लॉय फॉर सच अ ट्राइबल मिस्टेक। लेकिन हम पब्लिकली सारों बंदों के सामने या पब्लिकली हम जो है वो उस बंदे को ब्लेम नहीं करेंगे कि हाँ भाई ये इसने गलती की है सारी, वो हम पब्लिकली नहीं करें। ऑन द अदर हैंड इफ़ इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग टैक्स पेयर। लेकिन अगर कोई सियासतदान जो है वो टैक्स चोरी करता हुआ पकड़ा गया या मनी दे आर डिनाउंस दे आर सेवरली क्रिटिसाइज्ड इन पब्लिक। लेकिन जो है वो सियासतदान जो है अगर वो पकड़ा गया मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए, टैक्स की चोरी करते हुए, तो वो पब्लिकली जो है आप उसको ब्लेम कर सकते हो, डिनाउंस कर सकते हो, उसकी क्रिटिक कर सकते हो, क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि हाँ भाई आपको हमने वोट दिया था अच्छे काम करने के लिए और आप हमारा टैक्स की चोरी कर रहे हो। इन सम केसेस थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस। और कुछ केसेस में जो है वो ऑफिस से उसको बाहर भी निकाला जा सकता है। तो ये डिफरेंस है हमारा जो दो सिनोनिम्स हमने यूज़ किए हैं। पहला हमारा सिनोनिम ब्लेम था और दूसरा डिनाउंस था। तो कुछ पब्लिकली होते हैं और कुछ आपका मैन टू मैन भी होता है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। ऑन द अदर हैंड ये हो गया था। उसके बाद फाइनल में सिलेक्टिंग वर्ड्स मीनिंग, ये दोबारा आपकी जो है वो एक्टिविटी आ गई है। एक्टिविटी आपको ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं उसका आपको पता चलता है कि साइज़ कैसे करनी है और ये काफ़ी इजी है। उसके बाद हमारे पास लेसन नंबर 9 है, रियल स्टेट रीडिंग डिस्क्रिप्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हम लोग When you read the following text, remember to try and understand the meaning of new words and expression from the context. Don't check new words in the dictionary until you have read the whole text. Those words in bold typeface are explained in glossary at the end of the book. The context. Don't check new words in the dictionary. अच्छा जी, आपको उन्होंने आपको एक एक्टिविटी दी है कि आपने पूरा रीड आउट करना है। इसमें नए नए वर्ड्स हैं, उनका जो है ग्लॉसरी में आपको बताया गया है, लेकिन आपने उनको खुद पढ़ना है और चेक आउट करना है कि ये न्यू वर्ड जो है इनका मीनिंग क्या है। तो एक्टिविटी आपकी। उसके बाद स्टोरेज के बारे में बताया गया है, ये भी एक्टिविटी है। उसकी साइज़ दी गई है, उसका मेन आइडिया आपने बताना है और डिफरेंट क्वेश्चन हैं उनको आपने आंसर करना है। उसके बाद सारी एक्टिविटी चल रही है आपकी। उसके बाद अच्छा जी, ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। अ पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डेवलप इन आइडिया। एक पैराग्राफ जो है वो एक सेंटेंस का जो मजमूआ होता है जिससे आप अपना आइडिया जो एक्सप्रेस करते हैं। इन इट इज़ नियरली एवरी पैराग्राफ देयर इज़ नो वन आइडिया दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर। तो आप जो है डिस्कस करते हैं मेन आइडिया के अंदर, डिफरेंट आपके पास आइडियाज़ होते हैं, तो डिफरेंट पैराग्राफ में आप उनको वन बाय वन यूज़ करते हैं। द आइडिया इज़ कॉल्ड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। जो भी आप आइडिया यूज़ कर रहे हो वो रिवॉल्व करता है मेन आइडिया के इर्द गिर्द। एंड इट इज़ यूजली फाउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। और हम लोग जो इंट्रो में यूज़ करते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं ये हम पिछले लेसन्स में, कि इंट्रोडक्शन में ही आप अपने मेन आइडिया के बारे में बता देते हो। लेकिन आप उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हो कि आप उसके बाद जो सपोर्टिंग पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर वन बाय वन उनका पॉजिटिव, नेगेटिव या उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी आपके पास मटीरियल है वो वन बाय वन पैराग्राफ की शक्ल में आप अपने आइडिया को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आपको सैंपल दिए गए हैं कि कैसे उन्होंने पैराग्राफ बनाए हुए हैं, उनका मेन आइडिया क्या है वो आपने निकालना है।
तो मुझे लगता है 9 जो लेक्चर है सारा ये एक्टिविटी के ऊपर ही है। लेसन नंबर 10 है, तो ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये नया जो है आगे वर्ड फॉर्म्स की शक्ल आ रही है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।